नमस्कार दोस्तों, विजुअलाइज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से ये बात की थी कि बीपीएससी मेंस में आप अधिकतम नंबर कैसे लाएंगे। उसी सीरीज में ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जीएस पेपर 1 में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि 69th बीपीएससी मेंस में आपके नंबर अधिक आए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जीएस पेपर 1 में सिलेबस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दी हुई हैं जो आपको फर्स्ट हैंड जानना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। ये जीएस पेपर 1 का एक सामान्य परिचय है जिसमें आप देख सकते हैं एक मिनट, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 सेगमेंट है इसके। मैं इसको बढ़िया से बांट के आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि सिलेबस में किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। तो पहला पॉइंट है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, जीएस पेपर 1 का पहला पॉइंट। ठीक है, ये सेगमेंट 1 को डिनोट करता है। सेगमेंट 2 में जाएंगे तो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, ये दूसरा सेगमेंट है। और तीसरे सेगमेंट में सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ये तीसरा सेगमेंट है। अब अगर इसके आगे जाएंगे हम तो पेपर 1 की ही बात कर रहे हैं। पेपर 2 के बारे में अगले वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। पेपर 1 में जिस तरीके से सिलेबस को डिकोड किया गया है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें पहले लाइन में लिखा हुआ है आधुनिक भारत और बिहार के विशेष संदर्भ में आपको इसका इतिहास पढ़ना है। ठीक है, और इसमें भारतीय संस्कृति एक शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। फिर एक डेट दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद 3 थिंकर्स के नाम लिए हुए हैं, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू। इनके बारे में मैं अभी बात करूंगा। पहले मोटा मोटी जान लेते हैं कि सिलेबस के अंदर किस तरीके से चीजों का एक्सपोजिशन किया गया है। ठीक है, फिर बिहार के विशेष संदर्भ में आप देखेंगे तो पाश्चात्य शिक्षा साफ साफ मेंशन किया हुआ है। प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत पाश्चात्य शिक्षा में प्रौद्योगिकी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसका आरंभ पढ़ना है, कैसे हुआ, इसका विकास कैसे होगा, आगे जाके देखने को मिला है। इससे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पूछे जाते हैं। 68 का पेपर में अभी दिखाऊंगा, उसमें आपको इससे प्रश्न सीधे सीधे तौर पे दिख जाएगा। फिर इसमें देखिएगा तो बिहार की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या रही है, साफ साफ दिया हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है। यहाँ पे सीधे तौर पे प्रश्न संबंधित रहेंगे किससे, बिहार की भूमिका से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। देखिए, सिलेबस के हर एक हिस्से से आपका परिचय होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि मेंस में आप अच्छे नंबर लाए। ये कंपास का काम करता है। फिर देखिए, आगे लिस्टिंग की हुई है अपने ही तरीके से। संथाल विद्रोह, 1857, बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के नेतृत्व में 3 बड़े आंदोलन हुए थे राष्ट्रीय स्तर पे। पहला था असहयोग आंदोलन, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। सिलेबस में भारत छोड़ो आंदोलन को विशेष रूप से मेंशन किया गया है। तो आप दोनों बाकी के पढ़े ना पढ़े, इसको जरूर पढ़ना पड़ेगा और वो भी बिहार की भूमिका के साथ पढ़ना पड़ेगा। आप ये जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे उसमें बिहार का क्या रोल रहा है, बिहार से कौन से लोकल लीडर्स उभर के आए हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, उन्होंने कैसे राष्ट्रीय आंदोलन को आकार देने में अपना रोल प्ले किया है, वो सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं इसके बारे में और भी डिटेल में बात करूंगा, पहले हम इसको डिकोड कर लेते हैं कि है क्या। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य काल, यहाँ पे काल लिखा हुआ है,
पाल काल, काल नहीं होगा, कला होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है सिलेबस में, ठीक है। पता नहीं बीपीएससी इसे सुधार क्यों नहीं रही है। तो मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम चित्रकला, ये तीन तो साफ साफ दिया हुआ है और तीनों से हर साल बारी बारी से सवाल आते हैं। हालांकि इसमें कुछ नई प्रवृत्तियां भी देखने को मिली है जो मैं आगे अभी बताने वाला हूं, ठीक है। इनकी मुख्य विशेषताएं आपको जाननी है, उससे आपका परिचय होना बहुत जरूरी है। तीसरा सेगमेंट सांख्यिकी का है, वो भी बताया हुआ है इसमें। सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सचित्र निरूपण। ये जो एक्सप्रेशन है आपके लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीपीएससी कई बार अपने इस निरूपण वाले जो सेगमेंट है इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर देती है कि डेटा को इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से प्रकार है जिसके आधार पर डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्टेटिस्टिक्स में, वो आपको जानना होगा। उसको कैसे रीड किया जाता है ये जानना होगा, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। इससे संबंधित विषयों में सांख्यिकीय आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आपको इनके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या कमी है, क्या सीमा रह गई, वो बताना पड़ता है। तो कई बार बीपीएससी ऐसा सवाल पूछ देती है जिसके लिए डेटा सफिशिएंट नहीं होता और एग्जाम हॉल में आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो काफी माथापच्ची का काम हो जाता है वो गलती निकालना कि कमी कहाँ रहेगी सवाल पूछने में। और बीपीएससी साफ बोल रही है कि हम ऐसे सवाल पूछेंगे जिसमें कोई एक पॉइंट मिसिंग होगा, ठीक है। इसके बाद पेपर 2 का वो शुरू हो जाता है। तो अभी पेपर 2 के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले आज तो पेपर 1 की ही बात की जानी थी, इसलिए हम लोग इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम इसके आगे जाएंगे तो आगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं। आगे जाने से पहले देखिए, ये 68 का पेपर 1 है, जिस तरीके से आया हुआ है एज इट इज मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे कुछ आइडिया लगेगा कि एग्जाम में आप क्या फेस करने वाले हैं। ये पहला प्रश्न देखिए आप, पहले प्रश्न में इस तरीके से नहीं पूछा जाता था पहले, लेकिन 68th में पहली बार इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन, 8 नंबर के 3। पिछली वीडियो में मैंने इसी चीज पे फोकस किया था कि ये जो है ना नया चैलेंज है, मेंस में नए तरीके का चैलेंज लेके आ गया है। हालांकि जो टॉपिक है वो कॉमन है, भारत सरकार अधिनियम 1858। अब देखिए, 1858 का संबंध 1857 से है। अभी आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा कि 1857 की क्रांति को विशेष रूप से मेंशन किया गया है और इसके पहले भी एक और बात बताई गई है कि आपको इतिहास ही पढ़ना है 19वीं शताब्दी के मध्य से। तो 19वीं शताब्दी का मध्य ये डेट फिट बैठता है उसमें। तो 1857 और इसके इर्द गिर्द की जो चीजें हैं वो आपके अध्ययन का विषय बन जाती हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन बहुत बड़े और विस्तार रूप से पढ़ के जाते थे लोग, लेकिन 8 नंबर का आ गया, छोटा सा आ गया, क्या लिखेंगे, बहुत सारी बातें पढ़ के गए हैं, उसको मर्ज करना है, ये चैलेंज है। इंडिगो विद्रोह, अब देखिए नील विद्रोह किसानों से जुड़ा हुआ विद्रोह है। आप इसको ऐसे समझिए कि बिहार में चंपारण आंदोलन के बारे में हम पढ़ते हैं और चंपारण आंदोलन विशेष रूप से किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन था। तो भारत में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उनमें कौन कौन से मुद्दे थे, उनका सरोकार का क्या था, वो सब आपको पढ़ना है विस्तार से। इंडिगो इस तरीके से विस्तार कभी नहीं होता था कि इंडिगो के बारे में पूछ दे या और जो पीजेंट मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में पूछ दे, लेकिन अब पूछ रहा है। तो अब आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको समग्र तैयारी करनी पड़ेगी। ये पेपर एक बार बता के मैं सिलेबस को छोटा सा बांट के मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो चलते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। इसमें आगे चलते हैं। देखिए ये पटना कलम का है,
पटना कलम भी, ये जो चौथा सवाल है जो कि छोटे में आया है, 7 नंबर का लिखना है। बहुत विस्तार से तैयार करके जाते थे हम लोग, और लेकिन छोटे में आ गया, अचानक से छोटे में आ गया। और छोटे में आने के कारण क्या हुआ कि अब आपको इन सब चीज़ों के बारे में जो विस्तार से पढ़ के गए हैं, अब मर्ज करके छोटे में लिखना है, ये आसान नहीं था। 68th में 7 नंबर का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास बताइए। जब हम मौर्य कला के बारे में पढ़ते हैं तो बिहार में गया में जो गुफाएं बनी थी बौद्ध भिक्षुओं के लिए, श्रमणों के लिए, आजीवों के लिए, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा प्राचीन काल एक बहुत बड़ा टाइम स्केल ले लिया गया है, और केवल मौर्य कला की बात नहीं की जा रही है, पूरे के पूरे पूर्वी भारत में किस तरीके से गुहाओं का विकास हुआ वो पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या, नेचर होलिस्टिक हो गया है। आप देखिएगा, होलिस्टिक हो गया है नेचर पेपर का। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके इर्द गिर्द अगर आप नहीं देख रहे हैं तो चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। देखिए, अब इसमें हम अगर अगले सवाल पर जाएं तो अगले सवाल में 2 सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। 38 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये पहला सवाल देखिए, नेशनल लेवल के स्केल का सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारक बताने हैं। सिंपल सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चर्चा करना है और किस प्रकार दिशा प्रदान की इसने, ये बताना है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में ये एक सिंपल सा सवाल है। इससे पहले पूछता था कि राष्ट्रवाद क्या है, उसका उदय कैसे हुआ। ये आप पीछे देखेंगे तो आपको पेपर में दिख जाएगा। मिला जुला के एक ही विषय पर इर्द गिर्द जो भी टॉपिक बनते हैं वो घुमा के पूछ रहा है। दूसरा टॉपिक आप देखिएगा, अभी हम लोग सिलेबस में देख रहे थे ना, तकनीकी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा। 38 नंबर का सवाल है, सीधे सीधे सिलेबस में जिस तरीके से चीजों को रखा गया था उसी तरीके से आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया है। औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए, इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 38 नंबर का क्वेश्चन बहुत आराम से, आप सिलेबस के जो की वर्ड्स हैं उनको अगर आपने तैयार कर लिया, धोखे की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए तीसरे नंबर का सवाल। देखिए, तीसरे नंबर के सवाल में प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण करना है। अब देखिए, मौर्य कला दिया हुआ है, पटना कलम दिया हुआ है और पाल कला दिया हुआ है। ये 3 कला के बारे में तो साफ साफ तौर पे बता दिया है कि हम आपसे पूछेंगे, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो टॉपिक है उनसे भी सवाल आ रहे हैं। अब तो जब आप तैयार कर रहे हैं तो अब आपको देखना पड़ेगा मंदिर के साथ साथ और क्या पूछ सकता है। स्थापत्य के बारे में पूछ सकता है, आप तैयार करके जाइए। जब इसका आप उत्तर करने जाएंगे ना तो आपको गुप्त काल में हुए मंदिरों के विकास के बारे में विशेष रूप से बताना पड़ेगा। सिलेबस में नहीं है फिर भी पूछा हुआ है ये बात। फिर जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसी सवाल में, समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, घूम घुमा के हमेशा 2-4 बार गैप करके पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन इसमें 2 और नाम है, नेहरू जी और गांधी जी। इन दोनों के भी विचारों के बारे में बारी बारी से सवाल आते रहे हैं, और ये छोटे सवाल नहीं होते, 38 नंबर के सवाल होते हैं। तो अगर आपने टारगेटेड तरीके से इनको अच्छे से तैयार किया तो पेपर 1 का ये जो 2 क्वेश्चन है आसानी से आप कर लेंगे। पेपर 1 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें भी आप देखिएगा, जो टॉपिक आए हुए हैं 1858 के एक्ट के बारे में पूछा हुआ है। तो 1858 के एक्ट, 1858 का जो एक्ट हुआ 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है, जो कि आपको पढ़ना ही है बहुत विस्तार से। मैं इस पर चर्चा करूंगा कि इसमें और क्या पूछ सकता है। फिर से बिरसा मुंडा का आंदोलन है, सिलेबस में साफ साफ मेंशन किया हुआ है, वो आया हुआ है। इंडिगो विद्रोह, नील विद्रोह, इसमें चैलेंज क्या था, छोटे सवाल थे, लेकिन जानते आप सिलेबस में जब अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो इन सब चीजों के बारे में आपको पहले से पता होता है कि पूछने वाला है। चुनौती ये है कि आपने अच्छे से लेखन का अभ्यास किया है कि नहीं किया है। अब देखिए,
जब हम इसके आगे जाके देखेंगे पेपर में, तो ये दूसरा सेगमेंट है। ये दूसरा सेगमेंट करंट से जुड़ा हुआ है। करंट अफेयर्स में जो नया बदलाव हुआ है वो क्या है, देखिए। इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 छोटे छोटे सवाल हैं, 8-8 नंबर के 3 और 7-7 नंबर के 2। और जो क्वेश्चन पूछे हुए, ये मई में एग्जाम हुआ था। और ये जो स्काउट एंड गाइड, पिछले वीडियो में मैंने इसका नाम लिया था, स्काउट एंड गाइड का जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये हुआ था जनवरी में 2023, और ये जनवरी 2023। आप टाइम स्केल देख सकते हैं, इससे एक अंदाजा लग जाएगा कि अगर 69 के मेंस में आप मेंस देने जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको पिक करना है। तो इसमें आप देखेंगे यूथ के बारे में है। ये टॉपिक यूथ से रिलेटेड है, उनके ग्रोथ से रिलेटेड है, उनको नेशन बिल्डिंग में हिस्सेदार बनाने से रिलेटेड है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने से रिलेटेड है। तो ऐसी चीजें अगर कहीं हो रही हो, एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई, नेशन बिल्डिंग से जुड़ी हुई, तो वो आपके काम की चीज हो जाती है। फिर ये देखिए, राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क। देखिए एक चीज समझ लीजिए, यूएनओ और इससे जुड़े हुए जितने भी और साथ में एसडीजी, आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका नीचे होना चाहिए, ये वाला 17 गोल हैं एसडीजी से जुड़े हुए। 17 के 17 गोल भारत प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। दुनिया भर के देश इसमें लगे हुए हैं। किसी पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि आपको इतने टाइमलाइन में इसे अचीव कर ही लेना है, लेकिन इसकी लगातार रिपोर्टिंग हो रही है। आप समझिए कि आपने इसमें क्या अचीव किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रिपोर्ट्स आते हैं यूएनओ के लेवल पे, ठीक है, और उन रिपोर्ट्स के माध्यम से अलग अलग देश क्या कर रहे हैं, कौन देश पीछे रह गया है। एक तरह से ये ब्रांडिंग का माध्यम है, और एक तरह से जो आप वैश्विक चुनौतियां हम फेस कर रहे हैं उनके संदर्भ में हम कितना आगे बढ़ गए, इससे ये पता चलता है। तो जितने भी इश्यूज हैं डेवलपमेंट से जुड़े हुए, इंक्लूजन से जुड़े हुए, वो सब यहाँ से निकल के आते हैं। पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, हंगर नहीं होना चाहिए, हेल्थ अच्छा हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिटी की बात है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात है। ये सारे गोल आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। प्लस में भारत की क्या स्थिति है, प्लस में सिलेबस में क्या बोला गया है कि बिहार ने क्या योगदान दिया राष्ट्रीय आंदोलन में। तो अब हमें देखना है कि अभी के समय में विकास के मामले में बिहार कहाँ खड़ा है। तो बिहार इन अलग अलग पैरामीटर्स पे क्या कर रहा है, कहाँ पिछड़ा हुआ है, या किसी पॉइंट पे बिहार अच्छा कर रहा है क्या, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से इसको तैयार करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्लस में इनडायरेक्ट बहुत सारे सवाल के जवाब देने की स्थिति में आप रहिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सस्टेनेबल गोल के बारे में। अब हम आते हैं वापस पेपर पे, क्योंकि पेपर का कुछ हिस्सा अभी बाकी रह गया है, उसे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। फिर मैं सिलेबस को समराइज करके एक पिक्चर आपके दिमाग में देने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर ली है। बिहार में अधिकार आधारित, देखिए बिहार में अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी। देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन छूट गया है, नहीं ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बिहार में अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। देखिए शब्द पे ज्यादा उलझना नहीं है, जहां भी लगे कि हिंदी माध्यम में जो ट्रांसलेशन है वो जार्गन से भरा हुआ है, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है, आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन देख लीजिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। डिस्कस द राइट बेस ई सर्विस डिलीवरी सिनारियो ऑफ बिहार। अब देखिए ये चीज ऐसी है, मैं बताऊंगा कि ये क्यों पूछा गया। जब आप एक बार ये समझ लेंगे कि राज्य के सामने एजेंडा क्या है, तो आपको टॉपिक चुनने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैं अभी उस पर बात करूंगा। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पूछा क्या है। ऐसा नहीं है कि हूबहू यही पेपर आने वाला है, लेकिन ये पहला पेपर है जो नए सिलेबस के हिसाब से पूछा गया है। अब इसके आगे इसी के आधार पे थोड़ा इनोवेशन करके नया पेपर आने वाला है।
तो आपको अच्छा खासा आइडिया इस पेपर से लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर सौर ऊर्जा से संबंधित पूछा गया है प्रश्न। अगेन एक ऐसा बर्निंग इशू है आज की तारीख में, हम जीरो एमिशन की ओर बढ़ना चाहते हैं, उसमें इस चीज का बहुत बड़ा रोल है, सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी को जीरो एमिशन इकोनॉमी बनाने में। फिर आत्मनिर्भर बिहार, बिहार सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। बिहार में विकास की पूरी रणनीति इस योजना पर टिकी हुई है। भले अगर ठीक है एग्जाम में पूछ दिया, समझिए कि आपको आपकी लॉटरी लग गई एक तरह से। इतना ऑब्वियस टॉपिक अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया और अगर आप तैयार नहीं हैं इसको लेके, तो समझिए आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। इस तरह के जो ऑब्वियस टॉपिक है ना, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि बिहार सरकार के विकास एजेंडे में कौन सी योजना ज्यादा अच्छी कर रही है, उस योजना को प्राइमरी बेसिस पर आपको तैयार करना है। तो उसमें एक ये भी आता है, अगली बार भी पूछ सकता है अगर कोई इशू फंसा हुआ हो, इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में कोई मामला चल रहा हो, वो आपको पता होना चाहिए। एक स्कीम के बहुत सारे आयाम होते हैं, इस प्रश्न में सुशासन कार्यक्रम की विशेषता के बारे में पूछा गया है। अभी बहुत सारे इशू हैं, विमेन एम्पावरमेंट है, यूथ के एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, उनको इस स्कीम के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जा रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। बिहार में उद्यमिता नहीं विकसित हो रही है, उसको दूर करने के लिए इस स्कीम के माध्यम से क्या किया जा रहा है वो आपको पकड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन अलग डायमेंशन आपको पकड़ना है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये 5वां क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन देखेंगे, सिलेबस अभी आपने देखा, फिर हम सिलेबस और क्वेश्चन के हिसाब से एक आइडिया लगाने का प्रयास करेंगे कि हमारी आगे की दशा दिशा क्या होने वाली है। देखिए, इसमें विदेशी विश्वविद्यालय के बारे में बात की गई है, उनका भारत में कैंपस खुल रहा है, विदेशी विश्वविद्यालय भारत में आ रहे हैं, तो उनका भारत में उच्च शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये पूछ दिया। बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल है ये। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, डेली के डिस्कशन से रूबरू हैं, थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं अपने दोस्तों के बीच में, तो इस तरह के सवाल आपके लिए मतलब थाल में सजा के नंबर देने वाली बात हो गई। बहुत आसानी से आप इसको देख सकते थे। अब ये जो ट्रांसलेशन हुआ है खेल परिवर्तक, इसमें उलझना नहीं है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन देख लेना है, गेम चेंजर। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को अगर आप पढ़ रहे हैं, केवल हिंदी के ट्रांसलेशन पर निर्भर नहीं रहना है, धोखा होगा। अब खेल परिवर्तक का अगर आप हूबहू लिखने लगे, धोखा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है अपने साथ। फिर एक क्वेश्चन हुआ है, देखिए आगे इस क्वेश्चन में, अगला जो क्वेश्चन है जो कि इसी का सब पार्ट है, या तो वो लिखना था या फिर ये लिखना था। अब इस क्वेश्चन में छोटा सा विवाद हुआ, उपराष्ट्रपति ने कुछ कह दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के क्या अधिकार क्षेत्र हैं, और फिर बुनियादी ढांचा वाला जो सिद्धांत है वो चर्चा में आ गया। तो अब उससे इसका आलोचनात्मक परीक्षण करने की बात कर दी, ठीक है। इस तरह के अभी भी कुछ इशू चल रहे होंगे, क्या वो आपकी नजर में है? अगर नहीं है तो समझिए कि आपके नजर में होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो इसी टाइप के हैं, अभी चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं, ये 6ठा नंबर सवाल है, और 6ठा नंबर सवाल में देखिए, अब आप चूंकि G20 हो चुका है, G20 से जुड़े हुए बहुत सारे न्यूज आपने पढ़े होंगे। देखिए कितना बढ़िया सवाल पूछा है। G20 का सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में। अब भारत के सामने विकासात्मक स्थायी चुनौतियां हैं, मतलब ऐसी चुनौतियां हैं जो लंबे काल से चली आ रही हैं, जेब में रखी हुई हैं, कहीं जा नहीं रही हैं, भारत को उन्हें दूर करना है। ऐसे में क्या भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से दुनिया भर में अपने आप को एक नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, या अपनी समस्याएं पहले दूर करे वो? मतलब पहले आप अपना घर सुधारिए, फिर बाद में नेता बन जाइएगा। ये सवाल पूछा गया है इसमें। फिर ये पूछा गया है कि दक्षिण विश्व में जो अलग अलग देश हैं उनको इकट्ठा करने में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। तो जब आप देखिए, इस साल के लिए भी, इस बार के लिए भी G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या क्या चीजें निकल के आई हैं वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उससे कुछ मुद्दे निकल के आए हैं, वो मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग जुड़े रहिएगा इस चैनल से। ये G20 इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। G20 से जुड़ा हुआ एक
ओवरव्यू वाला सवाल यहाँ पे पूछा गया है। अगली बार हो सकता है इससे जो आउटकम आया हुआ है या उस आउटकम के जो सब टॉपिक है वहां से सवाल एक बन जाए। अब देखिए एक छोटी सी घटना हुई थी, तुर्की में भूकंप आया था, तो उसमें किस तरीके से राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी पहुंच और संसाधन प्रभावी भूमिका निभा सकती है, ये पूछा गया है। मतलब अगर दुनिया में कहीं भी डिजास्टर आता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत बड़ी संस्था है, अगर कोई देश नहीं पहुंचा तो ये पहुंचेगा, तो इसके पास कितने रिसोर्स हैं, समय पर पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, इस तरह के इशू इसमें भूमिका में आपको बतानी थी। ये हो गया दूसरा सेगमेंट करंट का। अब आते हैं तीसरे सेगमेंट पे। तीसरे सेगमेंट में 36 नंबर के 36 प्लस 36 नंबर के 2 सवाल करने होते हैं। हर सवाल के लिए 2 विकल्प दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसमें आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ, इसको मैं हल नहीं करने वाला, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह के जो सवाल आते हैं उसमें टॉपिक किस तरह के आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे एवरेज मार्क्स दिया हुआ है, मतलब ये हाईएस्ट मार्क्स हो गया, ये एवरेज मार्क्स हो गया, हाईएस्ट मार्क्स एवरेज मार्क्स। इसी तरीके से सारा इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री सबका नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, एवरेज मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स। लेकिन अब आगे देखिए पूछा क्या गया है इसी आधार पे, वो समझिए। ये सवाल है औसत अंक का, यानी आपको औसत आना चाहिए, एवरेज निकालना आना चाहिए। औसत कैसे निकाला जाता है ये आपको आना चाहिए। फिर पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, औसत का सवाल फिर से पूछ देगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ठीक है। अगला है परसेंटेज, और औसत को मिक्स कर दिया। यहां परसेंटेज है और यहां औसत है, इसको मिक्स कर दिया। इन दोनों के बीच में आप कुछ कैलकुलेशन कर पाते हैं कि नहीं। फिर आगे देखिए, 50 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा तो दी, उसमें से कितना अंक, उनका कुल योग कितना हुआ, जोड़ के बताना है। मतलब जो टोटल है उसमें आपको प्लस करने के लिए पूछा गया है। यहाँ अंतर हो गया, जोड़ घटाव दोनों पूछा हुआ है, प्रतिशत और औसत दोनों पूछा हुआ है। अब फिर आगे जाते हैं, ये देखिए इस सवाल में डेटा को एक विशेष तरीके से प्रस्तुत किया गया है ग्राफ के रूप में। 2 ग्राफ है, एक ये है और एक ये है, और दोनों ग्राफ में अलग अलग ग्राफ का क्या मतलब है यहाँ पे बता दिया है। इस तरह का फिर सवाल आएगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ठीक है। इसमें है क्या, आपको डेटा पढ़ना आना चाहिए। ये 50 हो गया, ये 45 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया। स्टैट की कुछ क्लासेस में लेने वाला हूँ इस मंच पर, उसमें ये कैसे इंटरप्रेट किया जाता है और कैसे आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। लेकिन आपको यहाँ ये समझना है कि तैयारी के स्तर पे आपको क्या आना चाहिए। आपने देखा था परसेंटेज पूछा था पिछली बार, पिछले वाले सवाल में, इसमें पूछ दिया परसेंटेज प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ पूछ दिया, ये सीधे दे दिया है। अब इसमें आय है और व्यय है, 2 चीजें हैं, और एक तीसरा चीज हो गया परसेंटेज लाभ। अब इसमें क्या पूछ सकता है, हो सकता है आय बता दे, व्यय के बारे में पूछे, व्यय बता दे, आय के बारे में पूछे, क्योंकि प्रतिशत लाभ तो ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ये आपको निकालने आना चाहिए। कैसे करना है वो हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। ये देखिए बार ग्राफ है। इस बार ग्राफ में भी आपको 2 तरह के डेटा, B1 के लिए, B2 के लिए, B3 के लिए, इसमें आपको ये बताया गया है कि कितनी किताबें बिकी, ठीक है। 6 ब्रांचेज हैं और 2 लेवल पे बुक बिक रहे हैं, ठीक है। और इन बुक को, मतलब ये जो साल है अलग अलग साल है, ये 2000 का है और 2001 का है। पहले साल में कितना, दूसरे साल में कितना, B1 के लिए, फिर B2 के लिए पहले साल में कितना, दूसरे साल में कितना, ये टोटल नंबर में दिया हुआ है। और इनको पढ़ना कैसे है, 1000 नंबर्स,
यानी 80,000, 105,000, 75,000, 65,000 ऐसे करके आपको डेटा रीड करना है। तो डेटा रीड करना आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। अब इस पर सवाल क्या पूछा हुआ है वो देखिए। आपने डेटा रीड कर लिया, डेटा रीड करने के बाद आपसे यहाँ पे अनुपात पूछ लिया कि कुल बिक्री में अलग अलग जो कंपनी है उनका अनुपात क्या है। 2 वर्ष है, दोनों वर्ष में शाखा B4 का अनुपात क्या है ये पूछ लिया। यहाँ पर जो सेल हुई है उसका परसेंटेज पूछ लिया। यहाँ औसत बिक्री और फिर परसेंटेज दोनों को मर्ज कर दिया। देख रहे हैं आप, सेम क्वेश्चन है, डेटा अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पहले सवाल में भी आप देख रहे थे औसत और परसेंटेज को मिक्स किया गया है, और ये इस सवाल में भी औसत और परसेंटेज को मिक्स करता हुआ आप देख सकते हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कुछ चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, उनका एक लिस्टिंग करूंगा मैं। पहले थोड़ा पेपर देख लेते हैं फटाफट। फिर देखिए यहां पर फिर औसत बिक्री, कुल बिक्री, सेम टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आप एक बार वैरायटी समझ जाएं। ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट हमेशा पूछता है, हमेशा एक पाई चार्ट से क्वेश्चन आएगा। इस पाई चार्ट में 100% के हिसाब से एक सर्किल को बांट दिया गया है, कभी कभी इसको 360 डिग्री के हिसाब से बांटा जाता है। अब इसमें आपको डेटा देखिए, इसमें एक चीज और है, टोटल कितना है वो नहीं बताया है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल कितना है, टोटल का कितना परसेंट है ये नहीं बताया है। तो आप 100 मान के चल सकते हैं। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। सीखेंगे, सीख के अगर नहीं आता है तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, और हम कुछ वीडियो भी बनाएंगे इसके लिए, ताकि आपको इस संदर्भ में थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। इसमें देखिए, ये तो समझ गए आप कि पूरे पाई चार्ट को 100 पार्ट्स में बांट दिया गया है, और 100 के सब सेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, टैक्सेस हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, सैलरी, इंटरेस्ट एंड लोन, ये अलग अलग आइटम्स हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या पूछा है ये देखिए आप। पहला सवाल देखिए, मैंने क्या कहा था कि टोटल नहीं दिया हुआ है। अब ये पहला सवाल देखिए, कंपनी के कुल व्यय की कुल राशि, कंपनी के व्यय की कुल राशि शोध और विकास पर व्यय से कितनी गुनी है। अब ये कुल राशि जो है ना मालूम नहीं है, परसेंटेज से ही निकालना है आपको। और दूसरे सवाल में यहाँ पर व्यय बता दिया है, कुछ परसेंटेज दिया हुआ है ऑलरेडी, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए X% है। ठीक है, तो X% अगर परिवहन पर व्यय हुआ तो वो 2 करोड़ निकल के आया। अब आपको बताना है पगार और विज्ञापन पर खर्च के बीच का अंतर क्या है। तो यहाँ भी परसेंटेज से आपको निकालना आना चाहिए। फिर आगे देखेंगे, कर, ऋण पर ब्याज के कुल खर्च और बुनियादी ढांचे एवं परिवहन के कुल खर्च का क्या अनुपात है। मतलब यहाँ पे आपको डेटा के हिसाब से खर्च निकालना है, उसका एक्चुअल वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकाल के उनका रेशियो। ठीक है, तो परसेंटेज पर वर्क करना आना चाहिए, परसेंटेज कैलकुलेट करना आना चाहिए। एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद आपसे रेशियो पूछ सकता है, उनके बीच में कितना अनुपात है वो पूछ सकता है, और फिर कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका परसेंटेज ज्यादा है, ये सब पूछ सकता है आपसे। तो ये हो गया आपका पेपर का। अब हम आते हैं एक दूसरी चीज पर, जो कि पूरे सिलेबस का ओवरव्यू आपके सामने रख देगी। पेपर 1 में आप अगर सिलेबस को डिकोड करेंगे तो पहला हिस्सा हिस्ट्री का है, दूसरा हिस्सा करंट अफेयर का है, और तीसरा हिस्सा स्टार्ट का है। अब हम क्या करते हैं, हिस्ट्री वाले को थोड़ा सा, इसको मैं मिटा देता हूं, हिस्ट्री वाले को हम थोड़ा बांट के देखते हैं कि इसमें क्या है। पहले सेगमेंट में हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको, आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर। इसके 3 डिस्टिंक्टिव पार्ट हैं, ये समझना है आपको। 3 निश्चित रूप से आपको मिलेंगे, मौर्यन आर्ट,
पाल आर्ट, पाल आर्ट, ठीक है, और पटना कलम। थोड़ा सा जल्दी बता देता हूं मैं, समय कम है। ये 3 तो सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी जो पूछने का ट्रेंड बदला है उसमें आप देखिएगा तो आपके लिए मधुबनी पेंटिंग इंपॉर्टेंट हो गया है अब। मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। उसके बाद बिहार में एक ओवरऑल व्यू, कला के अलग अलग जो रूप हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गुप्ता काल में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, मतलब आर्किटेक्चर ओवरऑल, वो आपको पता होना चाहिए। इतनी चीजें अगर आपने कर ली तो समझिए एक सेगमेंट आपका हिस्ट्री का पूरा हो जाएगा। अब हम आते हैं हिस्ट्री के दूसरे सेगमेंट पे। हिस्ट्री के दूसरे सेगमेंट पे दूसरा जो सेगमेंट है, जो कि पहले की ही तरह डिस्टिंक्टिव है, लेकिन इसके दो पार्ट हैं। एक प्री गांधीयन एरा, और दूसरा गांधीयन एरा कह सकते हैं आप। देखिए प्री गांधीयन एरा में 1857 की क्रांति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें ये चीजें आपको किस तरीके से हैंडल करनी है वो बताने के लिए, समय कम है। 1857 की क्रांति, पीजेंट मूवमेंट, किसानों का विद्रोह, ये मैं इसको, पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट में भी संथाल और मुंडा आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, आपको इनको देखना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये जो ट्राइबल मूवमेंट है ना, अब चूंकि थोड़ा सा यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्राइबल मूवमेंट में आपको एक ओवरऑल इनका नेचर जानना पड़ेगा, कॉजेज जानने पड़ेंगे ओवरऑल, और 19th और 20th सेंचुरी में इनमें क्या डिफरेंस आ गया वो आपको पकड़ना पड़ेगा। ये 3 नए आयाम हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। और चलिए मैं अगले वीडियो में ये इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू।